हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सब मेरी स्टोरी जानना चाहते थे तो मैंने सोचा आप सबको ये स्टोरी मैं अपनी शेयर करूं। बाकी तो हर जगह है लेकिन फिर भी मैं अपने आईडी पे डालना चाहती हूँ। मेरी शादी 2003 के आसपास हुई थी और मैं 5 इयर्स अपने हस्बैंड के साथ रही, 5 या 6 ईयर। और इन 5-6 सालों में मैंने अपनी दिलो जान से कोशिश की कि मेरा रिश्ता बना रहे। शादी के बाद मुझे कभी बाहर नहीं निकलने दिया गया। मुझे मेरी पेरेंट्स मुझे मायके नहीं जाने दिया। मैं शादी के बाद 2 साल बाद 1.5 साल बाद अपने घर गई, वो भी 3-4 घंटे के लिए। तो मैं 6 सालों में मैंने अपने मर्जी का एक टाइम खाना बना के नहीं खाया और मुझे घर में वहाँ काम करना पड़ा। घर का काम तो एक सभी लोग करते हैं, लेकिन मुझे घर चलाने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड की और मेरे फादर इन लॉ की बनती नहीं थी तो उन्होंने अलग कर दिया था। तो उसके बाद वो बंदा काम नहीं करता था, मुझे घर में रह के काम करना पड़ता था। दरदोजी का काम करके मैं अपने घर का खर्चा चलाती थी। काम करने के बाद भी मेरे पास 1 रुपया नहीं होता था। उसके बावजूद मैंने 4-4 दिन, जब हमारे रोजे आते हैं तो मैंने 4-4 दिन रोजे ऐसे रखे हैं। सुबह सिर्फ 1 गिलास पानी पिया है और शाम को सिर्फ नमक की चुटकी से मैंने रोजा अफ्तारा है। 6-6 महीने में मई जून की गर्मियों में नंगे पैर घर में फिरी हूँ। और हमारे यहाँ पे सब घर बड़े बड़े खुले खुले घर होते हैं, तो इस कदर धूप, घर से बाहर नहीं निकलने देना, किसी बच्चे से बात नहीं करना, कोई घर के अंदर आ नहीं सकता, दरवाजे खिड़कियां सब चीजें बंद। अगर आप औरत से भी बात करते हो तो भी शक है, बच्चे से बात करते हो तो भी शक है, मेरे पेरेंट्स जो हैं उनसे बात कर लो तो भी शक है। मेंटली मुझे इतना डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। उसके बावजूद मैंने 5-6 साल कोशिश की मेरा रिश्ता बना रहे, पर एक तरफा कोशिश से कुछ नहीं होता है। ये तो 2-4 बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। किस तरह से मैं उन 6 सालों में मैं खून के आंसू रोई हूँ वो मेरा दिल ही जानता है। मैं अपने घर में अकेली थी। मेरे दादी, चाचा, बड़े पापा बहुत लड़े से मुझे पाला था। और जब से मैंने होश संभाला था तो मेरे फादर्स की इतनी अच्छी इनकम नहीं थी, तो मुझे अपने पेरेंट्स को, अपने भाइयों को सपोर्ट करना पड़ता था। और मैं वहाँ भी काम करती थी और पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालती थी। और यहाँ आने के बाद भी मुझे 3 नंदे थी, 3 देवर थे, सास नंद, एक बड़ी फैमिली थी। अपने घर का मैं करती थी, खाना बनाती थी, चूल्हे पे खाना बनाती थी। वहाँ खाना बनाने के बाद मैं ससुराल में जाके खाना बनाती थी। उनका सारे घर के कपड़े धोना, सारा घर का काम करना, फिर अपने घर का सारा काम करना, फिर कढ़ाई का काम करके मुझे अपने घर का खर्चा चलाना होता था। इस तरह से मैंने 6 साल बहुत दिल से कोशिश की थी, लेकिन वो बंदे ने इतना कर्जा कर रखा था, कर्जदार आके मुझे गाली दे। मैंने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा था। फिर वो मुझे छोड़ के मुंबई चला गया और उसके बाद मैं अपने घर चली गई, क्योंकि जब वो मुझे एक रेंट के मकान पे रख रहा था और उसने वहां पे मुझे अकेला छोड़ के चला गया। और कर्जदारों ने जो मेरी बेइज्जती करी है, वो जो एक पराया इंसान किस तरह से गाली दी, किस तरह से टॉर्चर करा, वो मेरा दिल ही जानता है। पर मकान मालिक अच्छे थे, उन्होंने मुझे मेरे घर भेज दिया कि बेटा आप चले जाओ, किराया मत दो, और किराया फिर कभी हो तो दे देना, नहीं हो तो कोई बात नहीं। ये उनकी इंसानियत थी मेरे लिए। जब मैं घर चली गई, उस बंदे ने 1 साल तक कोई फोन नहीं किया, कोई मैसेज नहीं, खबर नहीं। और 1 साल बाद बंदा आ रहा है तो 1 रुपया मेरे लिए लेके नहीं आ रहा है, ना कर्जदारों के लिए लेके आ रहा है। उसके बाद आने के बाद भी मैं घर पे रात दिन मेहनत करती थी, क्योंकि मेरे फैमिली फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं थी। तो मैं वहाँ भी एम्ब्रॉयडरी का वर्क करती थी और रात के 2-2, 3-3 बजे तक मैं काम करती थी।
दिन भर काम करती थी, रात को भी काम करती थी। चीज़ों को धीरे धीरे करके मैंने ठीक करा। उसके बाद 1 साल बाद आने के बाद वो बंदा मैं छत पे सो रही थी और छत से नीचे मैं गांव में लाइट नहीं आती थी, रात को 12 बजे आती थी, तो मैं बैटरी चार्जिंग पे लगाने के लिए नीचे आती थी। तो वो बंदा मेरे पे उंगली उठा रहा है कि ये रात को पता नहीं कहाँ मिलने जाती है, क्या करती है, नीचे किसी से मिलती है। मतलब मेरे पेरेंट्स तक से उसने मेरे लिए नेगेटिव कमेंट्स कर दिया था कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ भी गलत हूँ। तो इतनी गिरी सोच के इंसान के साथ मैं नहीं रह सकती थी। जब मैंने डिवोर्स का डिसीज़न लिया, और डिवोर्स मैंने 2010 में फ़ाइल किया था और 9 में मैंने किया था, 10 में फाइनल आया था मेरे हक में फैसला। तो उस बंदे को ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई, और जब मैं उससे अलग हुई थी तो घर में मैं काम करती थी, उसके साथ साथ मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया था और मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। तो लोगों को भी इस चीज़ की जलन हो गई थी कि एक लड़की ने इतना सब कुछ सहने के बाद और इतना स्ट्रगल करने के बाद भी ये लड़की हार नहीं मान रही। तो जब मैंने डिवोर्स का डिसीजन लिया तो मेरे सारे भाई मतलब मेरे रिलेटिव कि नहीं, जैसा भी है, अच्छा या बुरा, उसको निभाओ, तलाक नहीं लिया जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि जब मैं 4 दिन भूखी थी, 6 महीने नंगे पैर फिर रही थी, तब उन भाइयों को ये फिक्र नहीं थी? एक फ़ोन करके पूछा होता कभी कि फरहा कैसी हो? नहीं पूछा। जब आज मैं अपनी ज़िंदगी जीने के लिए अगर मैं डिसीज़न ले रही थी तो सब खड़े हो गए, सब मेरे निगेटिव खड़े हो गए कि नहीं नहीं नहीं। पर मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, बेटा जैसा आपको ठीक लगे वो करो। हम जिस घर में रह रहे थे उस घर से हमने दूसरा घर, हम अपने खाला के घर में रह रहे थे, उस घर से हमने अपनी नानी के घर में शिफ्ट करा, और तब मैंने तलाक का केस किया। और उस केस में भी मैंने सिर्फ केस करा, मैंने अपना मेहर नहीं मांगा, मैंने कोई 1 रुपया भी नहीं मांगा। उसके बाद फिर जब मेरा तलाक हो गया तब उसने मेरे ऊपर ऐसे अटैक किया। एसिड अटैक के बाद तो मेरी लाइफ ऐसे से ऐसे हो गई। मतलब मुझे लगा कि मैं डॉक्टर की जाऊंगी, मुझे मतलब किसी भी औजार से ऐसे करके छुटा दिया जाएगा, पर ऐसा नहीं था क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी। तो जिस टाइम मैं घर में, शाम का टाइम था, मैं कुकिंग कर रही थी, मटर पुलाव बना रही थी, तो वहीं पे मेरी नानी भी बैठी थी। और उसके बाद वो घर में आया और उसने एसिड डाला तो मेरा फर्स्ट ये आया। तो मैंने ऐसे चेहरा उठा के देखा तो उसने दूसरा जो था वो बाउल में था, डाला तो मेरे ये आया। तो उसके बाद मेरी स्किन में एकदम ऐसे ऐसे, जैसे हम लोग ग्रेवी में बाउल्स बनाते हैं, ऐसे बाउल्स बनने लगे, मेरे फेस से आवाज़ आने लगी। और उसके बाद मेरी ये आग तो तुरंत चली गई थी और ये आग भी बंद हो गई थी, इसकी भी रीज़न नहीं था। और फिर उस टाइम कुछ लोग आए, उन्होंने मुझे, वहाँ पे भीड़ लग गई, पूरे मोहल्ले के लोग आ गए, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि पानी डाल दो। अगर पानी उस टाइम डाल देते तो मेरी इस आई का विजन बच जाता, मतलब रोशनी बच जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल वाले भी अवेयर नहीं थे, उन्होंने भी मेरी आई वॉश नहीं कराई उन्होंने भी मेरी आई वॉश नहीं कराई। और जब आई वॉश नहीं हुई तो इसका भी विजन चला गया। एक लॉन्ग टाइम तक मैं हॉस्पिटल में रही। हॉस्पिटल में मैं करीब मेरा लोकल हॉस्पिटल में मैं उसी टाइम गई जब ऐसे अटैक हुआ। और उसके बाद वहाँ भी मेरे डिप लगा के मुझे FIR हो गई। उसके बाद मुझे फर्रुखाबाद ट्रांसफ़र कर दिया और वहाँ मेरा ट्रीटमेंट चला। और वहाँ पे इतनी सारी डेथ हो रही थी। और आप सोचो, उस वक्त भी मैंने हार नहीं मानी। उस वक्त
जब मैं हिल भी नहीं सकती थी, मुझे इस आंख से ये भी मेरा विजन मतलब क्लोज हो गई थी आई, पूरा चेहरा ब्लैक था, ये ब्लैक था, सब ब्लैक हो गई थी, जहाँ जहाँ एसिड गया था वो सारी स्किन काली पड़ गई थी। और फिर वो इंजेक्शन लगना, ट्रीटमेंट होना, 18 दिन बाद घर आने के बाद फिर मेरा वो ट्रीटमेंट चलना। और जब वो ट्रीटमेंट चला ना, तब जाके मेरी जो स्किन थी वो निकली। और स्किन निकलने का मतलब था, जब मेरी ये पूरी स्किन निकली, हाथ की स्किन निकली, मेरी ये सारी निकली, ये स्किन निकली तो ये पूरा आई बॉल लेके निकली, ये स्किन निकली तो नोज़ मेरी यहाँ पे थी, लिप्स उल्टे होके यहाँ पे थे, ये नेक मेरे ऐसे जुड़ गया था, ये हैंड मेरे ऐसे जुड़ गया था, मैं ऐसे होल्ड ली थी। और कितनी तकलीफ थी, मैं अल्फाजों में आप सबको बयान नहीं कर सकती हूँ। और जब मेरी ये स्किन निकली ना, तो यहाँ पे जॉइंट था, यहाँ पे जॉइंट था, और ये स्किन के अंदर पूरा पस पड़ गया था, पस पड़ गया था, और ये स्किन नहीं निकल रही थी। और ये स्किन जब नहीं निकल रही थी ना, तो मेरे पड़ोस की एक आई, उसको मैंने बोला, क्योंकि मम्मी मेरी नहीं छुटा पा रही थी, क्योंकि मैं हॉस्पिटल से घर आ चुकी थी। तो यहाँ पे उसको मैंने कहा, मैं अपना दिल मजबूत कर रही हूँ और तुम इसको खींचो। जब उस बच्ची ने यहाँ से यहाँ को खींचा पूरी ताकत लगा के, तब वो जाके निकला है। उसने पूरी ताकत अपनी लगाई और मैंने खुद की पूरी ताकत लगाई, तब ये पार्ट निकला। और उसमें से इस कदर गंदी स्मेल थी कि मुझसे खुद बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और उस बच्चे ने मेरे लिए इतना करा। मेरी सारी बॉडी पे मैंने सफाई नहीं कराई थी, क्योंकि हॉस्पिटल में जो सफाई करते थे, 3 मंजिल पे एक लड़की थी, उसकी आवाज़ नीचे तक आती थी, उसके पैर हाथ सब बांध देते थे बेड से, और तब क्लीनिंग करते थे। जो ब्लैक स्किन होती है उसको छुटा देते थे, और जब वो ब्लैक स्किन आप नोच रहे हो तो कितना पेन होगा स्किन को। तो मैंने देसी दवाई यूज़ की थी, देसी दवाई कॉटन के कपड़े पे लगा के वो रख दी जाती थी, और वो कबूतर के पर से उसको पूरा गीला करा जाता था हर वक्त। तो रात दिन मेरी मम्मी ने मेरी केयर करी, और ऐसे जब पूरी स्किन सब छूट गई, उसके बाद मेरा आगरा का ट्रीटमेंट चला। तो ये जो इस बीच में मैं घर रही हूँ 1-1.5 महीना, जब तक स्किन नहीं निकली थी, मेरे 4 इंजेक्शन लगते थे सुबह और शाम। वो इंजेक्शन इतने हार्ड थे कि मुझे 13 साल हो गए जले से, आज भी मुझे बैठने में तकलीफ होती है। अचानक से मैं बैठूं तो ऐसा लगता सुइयां सी चुभ रही हैं, इतने हार्ड थे। और सोचो मुझे वो बर्दाश्त करना पड़ते थे, क्योंकि मुझे स्किन निकालना है। मेरे पापा ने मेरी डाइट का बहुत ध्यान रखा, तो मुझे कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ी। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए रात दिन मेहनत की, उसके बाद जाके मेरा ट्रीटमेंट चला। और मेरा जब ट्रीटमेंट आगरा में चला है, सर्जरियाँ हुई हैं, मेरा यहाँ की जो हड्डी निकल आई थी पूरी, ये सब हड्डी थी, इसको छीला, इसको छेद करे, फिर उसके बाद ड्रेसिंग की, 5-6 ड्रेसिंग के बाद फिर यहाँ की पूरा निकाल के, फिर यहाँ ये लगाया, ये जो बाल हैं ये यहाँ के बाल हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरी थाइस की स्किन निकाल के यहाँ लगा दी थी, यहाँ पे मेरे कुछ भी नहीं था। और उसके बाद फिर यहाँ की मतलब ये 2-3 सर्जरी में हुआ मेरा काम, और बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। यहाँ की मेरी सर्जरी हुई, नोज़ की सर्जरी हुई, नेक की सर्जरी हुई। नेक की सर्जरी में तो मुझे ऐसा लगा मेरी स्किन काटी जा रही है, और बहुत तकलीफ, बहुत 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 अनलिमिटेड तकलीफ थी कि मैं अभी आपको बताऊं भी तो वो वर्ड कहाँ से लाऊं बताने के लिए, और कैसे आप फील करोगे मुझे नहीं पता। पर वो दर्द बहुत था, वो दर्द अनलिमिटेड था। किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, मेरे रिलेटिव ने सपोर्ट नहीं किया,
किसी मोहल्लेदार ने सपोर्ट नहीं किया, किसी संस्था ने सपोर्ट नहीं किया, किसी गवर्नमेंट कोई अधिकारी किसी ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया। मैं खुद लड़ी अपने लिए, क्योंकि मुझे जिंदगी जीना थी। क्या करती मैं? जब मेरा आगरा में ट्रीटमेंट चला, मेरी वहां खुद की खालाजाद 2 सिस्टर थी, उन्होंने मुझे अपने घर में रखने के लिए मना कर दिया कि हमारे बच्चे डरेंगे। मोहल्ले के बच्चे मुझसे डरने लगे। वो बच्चे जो एक टाइम पे मेरे पास आते थे मेरी खूबसूरती की वजह से, वो लोग जो 2 बहनें मेरी खूबसूरती की वजह से मुझसे मिलती थी, उन्होंने अपने घर में रहने से मना कर दिया। बट मेरे एक दोस्त ने, एक जानने वाले थे उनके, उन्होंने बात उनसे की और उन्होंने मुझे 2 BH का फ्लैट था और उन्होंने अपने घर में एक रूम में बच्चे रहते थे और एक रूम में हस्बैंड वाइफ, तो उन्होंने बच्चों को अपने रूम में ट्रांसफ़र करके मुझे एक रूम दिया। मेरा आगरा में जितना ट्रीटमेंट चला सब मेरा उनके घर में। एक दिन एसी खराब हो गई थी, उस बंदे ने मेरे लिए तुरंत 4000 का कूलर ला के लगाया। इसे कहते हैं इंसानियत, अपने और पराये की परख, कि वो एक पराया इंसान था जिसे मैंने जाना नहीं था, एक अजनबी था। उस बंदे ने मेरे लिए इतना सपोर्ट करा और जितना कम से कम 1-2 साल उनके घर मेरा आना जाना रहा, तो आप सोचिए लगातार कभी 2-2 महीने 3-3 महीने उनके घर हम रहें। कभी ये उठा के नहीं देखा कि कौन क्या खा रहा है, क्या पका रहा है। किचन पूरा ओपन, कुछ भी खाओ कुछ भी करो। हम लोग 3-4 लोगों का कंटिन्यू आना जाना रहता था। तो ऐसे बंदे भी हैं दुनिया में जो इंसान को सपोर्ट करते हैं और अपनी दुआओं के लिए। आज मेरे दिल से उनके लिए दुआ निकलती है ना, कि उन्होंने मेरे लिए इतना करा। तो मैं शुक्रगुजार हूँ उनकी, सबकी, उन्होंने इतना सपोर्ट करा। लेकिन जब मेरे पास पैसा ख़त्म हो गया, मेरे पेरेंट्स के पास पैसा नहीं बचा, मेरे पास पैसा नहीं बचा, तो मेरे इतने बुरे हालात हो गए थे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतने बुरे हालात कि मुझे 24 रुपए का 1 kg लिफाफा पैक करना पड़ता था। 24 रुपए का काम मैं दिन भर में नहीं कर पाती थी, क्योंकि इस आँख में भी मेरे रोशनी नहीं थी। तो कहते नहीं है, जब बहुत तकलीफ होती ना तो छोटी छोटी बातें भी दिल को बुरी लगने लगती हैं। तो मेरे साथ भी था, मैं रात दिन लेटी रहती थी, बैठी रहती थी, पर मैं ये सोचती थी कि मैं कुछ ऐसा करूं जो मेरी लाइफ आगे बढ़े। मैं कैसे अपना इलाज कराऊं, क्या कराऊं, कुछ नॉलेज नहीं थी, संस्थाओं के बारे में नहीं पता था। बहुत परेशानी उठाई एक एक पैसे की मैंने, और लास्ट में मुझे अपना ट्रीटमेंट रोकना पड़ा। और जब मैं इस आई का ट्रीटमेंट करा रही थी, मैंने कानपुर में ट्रीटमेंट कराया इस आई का, और इस आई के लिए मैंने दिल्ली, अलीगढ़, सीतापुर, दिल्ली का श्रॉफ हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल, छोटे से लेके बड़े तक कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा। आगरा का कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, अलीगढ़ का कोई हॉस्पिटल, जो नामी हॉस्पिटल है, धक्के खाने के बाद भी सबने मना कर दिया था, इस आँख में भी रोशनी नहीं आई। तो इतना स्ट्रगल करने के बाद भी मैं सिर्फ एक बार रोई। मैंने रोना नहीं चाहा। हॉस्पिटल में पड़ी थी, मेरी मम्मी रोती थी, मैं उन्हें खुद तसल्ली देती थी। वो सोचती थी कि इसे नहीं दिख रहा है, लेकिन कान तो मेरे थे, सुनाई दे रहे थे। ऐसे ऐसे बेवकूफ़ टाइप के लोग आते थे, मुंह पे बोलते थे, अरे ये तो अंधी हो गई है, इसे अब दिखाई नहीं देगा, अरे इसका चेहरा खराब हो गया है, अरे अब ये ठीक नहीं होगी। पर मैंने अपनी काउंसलिंग खुद की, अपने आप का कॉन्फिडेंस खुद बढ़ाया और हार नहीं मानी, और इसी तरह से काम की तलाश में लगी रही। और फिर आगरा में मैं जिनके यहाँ रही थी, उनके यहाँ मैंने काम करा, सॉरी उनके यहाँ काम नहीं करा, उन्होंने मुझे बताया कि आगरा में कुछ स्टार्ट हुआ है जले हुए लोगों के लिए।
तो आगे की जर्नी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ आपको। हाँ दोस्तों, तो अभी भी मेरा स्ट्रगल नहीं ख़त्म हुआ। जैसे कि मुझे मामी ने बताया कि आगरा में कुछ ओपन हुआ है, तो मैंने कोशिश की। मैं दिल्ली में थी उस टाइम, और दिल्ली से मैं फिर आगरा गई, और आगरा में मैंने सर्च मार के शिरोज़ कैफ़े गई, और वहाँ मैंने सबसे मुलाकात की। और वहाँ 5,000 रुपये की सैलरी से मेरी जॉब लगी, और वहाँ मैंने काम स्टार्ट किया। मैंने 2015 में ज्वाइन करा था, दिसंबर में। और जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि 5 साल लगातार घर पे पड़े पड़े बॉडी मेरी बिल्कुल बेकार हो गई थी। और उसके बाद फिर जब मैं सुबह 8-7 बजे सर्दियों में उठती थी, 8 बजे तक रेडी होके मैं कैफ़े पहुंच जाती थी, 8:30-9 तक। पूरा कैफ़े की डस्टिंग क्लीनिंग सब करती थी मैं और डॉली। उसके बाद सारा दिन काम, जब सारा दिन काम करती थी तो मेरे पैरों में इस कदर तकलीफ़ होती थी कि मेरी खड़ा नहीं हुआ जाता था। मैं एक पैर पे खड़ी होती थी, फिर कभी दूसरे पे खड़ी होती थी, फिर एक पे खड़ी होती थी, फिर दूसरे पे। हर 5 मिनट बाद ये कर करके मैं रात के 12:30 बजे तक घर पहुंचती थी। मेरे साथ और भी वहाँ लड़कियाँ थी, तो मेरे पैरों पे स्वेलिंग हो जाती थी। मैं घर जाके 12:30 बजे पानी गर्म करती थी, पैरों की सिकाई करती थी, और अपनी स्टोरी नोट करके फिर मैं जाके सोती थी। और उसके बाद फिर सुबह 7 बजे उठ के मैं वही रूटीन अपनाती थी। बहुत तकलीफ थी, थक जाती थी, सोचती थी घर चली जाऊं, पर खुद की काउंसलिंग की, खुद को कॉन्फिडेंस दिलाया, फरा घर जाके भी कुछ नहीं मिलना है, करो मेहनत। इसी तरह से मैंने 6 महीने, साल भर, मुझे याद नहीं है मैंने कितनी तकलीफ उठाई, और मैंने अपना काम स्टार्ट किया, करती रही उसी तकलीफ के साथ। फाइनेंशियली थोड़ा सुकून मिलने लगा मुझे, वहाँ नए नए लोगों से मिल के मुझे लगा कि ज़िंदगी जीने की है। पर जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने शिरोज़ ज्वाइन करा था ना, तो मैं वहाँ की कुछ लड़कियों से मिली थी, और उन्हें मिलने के बाद मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। मैं घर आके बहुत रोई थी कि लोग इतना क्यों गिर जाते हैं, इतना ईगो कहाँ से लाते हैं कि इतने से गुस्से के लिए सामने वाले की पूरी लाइफ ख़त्म कर देते हैं। हम बच गए हैं, जिंदा हैं, पर मौत से बदतर जिंदगी है। जीने के लिए कुछ नहीं, छोटी 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 चीजों में हम खुशियां ढूंढ रहे हैं जीने के लिए, सांस लेने के लिए, पर वो खुशियां कहीं नहीं मिल रही हैं। कोई समझने वाला नहीं है, कोई दिल की बात को सुनने वाला नहीं है। जब सैलरी आती रही तो भाई को काम कराया, एक भाई की शादी की मैंने, दूसरे भाई की शादी की, अपने पेरेंट्स के लिए मैंने घर बनाया, बहुत सारे बड़े बड़े काम मैंने करे। 9 साल मैंने शिरोज़ में काम किया। 2016 में मुझे लखनऊ ट्रांसफ़र कर दिया था, और मैंने अभी तक शिरोज़ में ही काम किया। और जब मैंने शिरोज़ ज्वाइन करा था तो मुझसे पूछा गया था कि आपका ड्रीम क्या है, तो उस वक्त मेरा ड्रीम था मेकअप आर्टिस्ट बनने का। और इन 9 सालों में वो ड्रीम्स ख़त्म हो गए, क्योंकि मेरा जो है 30 सर्जरी हो चुका है। मेरी बॉडी में हर जगह तकलीफ रहती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें रहती हैं, विज़न का प्रॉब्लम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। उस वक्त अगर मैं सीख लेती तब मैं मेकअप आर्टिस्ट बन जाती, और इन 10 सालों में मैं एक सक्सेसफुल लेडी होती मेकअप आर्टिस्ट की। बट अब जाके मैं अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर सकती हूँ। अब मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं फिज़िकली स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। तो मैंने सैलून में काम किया, और सैलून से कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं था, तो मैंने वहाँ छोड़ दिया, और अभी मैं जॉबलेस हूँ। वहाँ से छोड़ा सैलून से, तो मुझे शिरोज़ से भी लीव लेटर मिल गया। तो बस अब मैं अपने घर पे हूँ, और मैं
लगातार अपनी प्रॉब्लम से लड़ रही हूँ। मेरे बैक में पेन है, मेरे हाथ में पेन है, मेरी आईज में मोतियाबिंद स्टार्ट हो गया है, मुझे अनलिमिटेड तकलीफ़ें रहने लगी हैं। ज़रा सा पस पड़ता है तो मेरे ये सॉरी पस नहीं, स्वेट आता है, पसीना, तो ये सब जख्म पक जाते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे अपनी केयर करना पड़ती है। सच ये है कि आज समझ आया कि ज़िंदगी क्या है, क्योंकि उस वक्त अगर हम मर जाते तो हमारी ज़िंदगी हो जाती। आज हम हर रोज़ मर मर के जीते हैं, क्योंकि ऐसे अटैक एक इतना बड़ा क्राइम है कि आपकी हड्डी तक को गला देता है। आपकी 70 से 80 सर्जरीज होती हैं, आप हर पल मरते हैं। आप ये समझ लीजिए। शायद मैं उतने अच्छे वर्ड से आपको नहीं समझा पा रही हूँ, लेकिन सच ये है कि कोई भी क्राइम ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को ऊपर वाले ने हक नहीं दिया है कि किसी की आप लाइफ खराब करो। मेरे हस्बैंड को केस हुआ, केस चला, उसी रात पकड़ गया। 4 साल केस चला, 3.5 साल की सजा हुई। आज वो आज़ाद है, उसने शादी कर ली, वो अपने घर खुश है, अपनी लाइफ बिता रहा है। पर मैंने उसके मुंह पे तमाचा मारा। अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल करके, इतना आगे बढ़ के, उसको लगा था शायद हम मुंह छुपा के बैठ जाएंगे, शायद हम मर जाएंगे, हम जी नहीं पाएंगे, हम इलाज नहीं करा पाएंगे। पर हमने सब कुछ करके उसके मुंह पे तमाचा मारा। पर हम माफ उसे कभी नहीं करेंगे। वो तड़पेगा, सारी जिंदगी तड़पेगा। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ने मुझे जिस हाल में भी रखा, मैं उस पाक परवरदिगार का शुक्र अदा करती हूँ। मेरे मौला ने मुझे इतनी तकलीफ़ें तो दी, अगर एक तकलीफ़ दी है तो उसने दूसरी तकलीफ़ से राहत भी दी है। आप सोचो कि अगर फर्स्ट तकलीफ़ अगर मैं ये सब फेस कर रही थी और अगर मैं फाइनेंशियली भी सपोर्ट नहीं होता कोई, तो मेरे पास 2 तरफा परेशानी होती, मैं कैसे लड़ती। पर अल्लाह ने मुझे जॉब दी, अच्छे अच्छे लोगों से मिलाया, अच्छे अच्छे लोगों ने सपोर्ट करा, वर्क करा, बिजी रही, सब कुछ। तो लाइफ इसी को कहते हैं। और आपको बादाम खाने से अकल नहीं आती है, आपको ज़िंदगी में ठोकरें खाने से अकल आती हैं। और आज मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ कि हर चीज़ का सामना कर सकती हूँ। मैं कमज़ोर नहीं हूँ।